गुड मॉर्निंग। हम लोग हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाई कोर्ट के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ जजेस तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये वाले पॉइंट तक आपका हो गया था कि ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है 222 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सीजेआई के परामर्श की मदद से करेंगे। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद से। आज हम लोग देखते हैं कि क्यों हम लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट स्वतंत्र है, या जैसे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, हाई कोर्ट स्वतंत्र है, किसी के अंडर में नहीं है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जो हमें ये बताते हैं कि हाई कोर्ट भी अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे एक पॉइंट है इसका अनुच्छेद 229। तो अनुच्छेद 229 में क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज के वेतन है और न्यायालय के सभी खर्चे हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करेंगे। देखो, जब संचित निधि से भारित हो जाता है ना कोई, मतलब क्या इसका मतलब है कि जिसकी सैलरी संचित निधि से दी जाती है, तो फिर वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाकर ही फिर उसमें कोई चेंज किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर आपने उनको सिलेक्ट कर दिया और फिर वो बैठ गया, तो बीच में उनके कार्यकाल के बीच में आप इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, उनके कटौती वटौती नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है तो फिर पार्लियामेंट के तहत ही किया जा सकता। और इनके सैलरी वगैरह के मुद्दे पर मतदान नहीं होता, यानी कि संसद में मतदान वगैरह नहीं होगा। तो एक प्रकार से इसलिए स्वतंत्र माने जाते हैं, क्योंकि जब संसद में मतदान वगैरह कोई बहस ही नहीं होनी इनके ऊपर, तो इसका मतलब ये स्वतंत्र है, उनके दायरे से बाहर है। ठीक है, तो एक ये बताता है कि जो इनके वेतन है हाई कोर्ट के जज के और न्यायालय के सभी खर्च वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। देखो, संचित निधि हमने बताया था केंद्र लेवल पर होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक राज्य लेवल पर भी होता है। ठीक है, तो केंद्र लेवल पे जो होता है वो दिया जाता है किससे? देश के जो संचित निधि है उससे दिया जाता है, और राज्य वाला जो होता है उससे हाई कोर्ट वालों को दिया जाता है। और जो अधिकारी होते हैं न्यायालय के जो भी अधिकारी या सेवक है, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मतलब ये तो केवल जजमेंट देंगे ना, बाकी तो ऑफिस के लिए सारे काम तो करने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो ऑफिस के काम के लिए फिर वो ये बात हो रही है हमारी आर्टिकल 229 में। ठीक है, तो आर्टिकल 229 हमें ये बताता है। अनुच्छेद 220 ये क्या कहता है? हाई कोर्ट के जो जज हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अतिरिक्त भारत के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट हमारा 220 ये कहता है कि अगर ये एक बार रिटायर हो जाते हैं तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही रहे और या तो फिर ये हाई कोर्ट में रहे, इसके अलावा और किसी भी न्यायालय में ये लोग नहीं जा पाएंगे। ये है मतलब इसका। अनुच्छेद 121 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होगी। जो अभी हमने बताया आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले हैं, इनके बारे में कोई भी बस केवल हटाने से लेकर केवल हटाना है, अगर इनको पद से हटाना है तब चर्चा होती है संसद में। उसको छोड़कर अगर कोई मैटर है तो फिर इनके बारे में चर्चा वहां नहीं होती कि उनकी सैलरी से लेकर के और या तो ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ये सब बातें नहीं होती। ठीक है ना। हाँ, अगर इनको हटाना होगा इनके पद से तब केवल चर्चा होती है संसद। तो 3 पॉइंट हमें ये बताते हैं कि स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो एक प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे हमने कहा था कि भारत के संविधान में न्यायपालिका क्या है? हमारी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र हमें इस तरह से पता चलता है कि संसद में ना उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ऊपर से जो इनकी सैलरी वगैरह है वो कोई अधिकारी नहीं दे रहा है या मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है, ये सीधे संचित निधि से मिला करता है। ठीक है ना। और तीसरा इनका पॉइंट ये है कि अगर ये सेवानिवृत्त हो गए तो ये वहीं रहें और या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इसके अलावा वो नीचे वाले न्यायालय में नहीं जा सकते। ये है इसका मतलब। उच्च न्यायालय के हम लोग देखते हैं अधिकार। तो ये तो 3 पॉइंट थे जो इनके स्वतंत्रता से था। अब हम आते हैं उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं एवं शक्तियां, इससे हम लोग रिलेटेड देखते हैं कि क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ भी चीजें क्लियर होंगी। हमने आपसे कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें अपील की जा सकती है। अपील का मतलब ये था कि अगर कोई छोटे कोर्ट में कोई डिसीजन पड़ा हुआ है और उसने कोई गलत डिसीजन दे दिया है
आपके पक्ष में नहीं आया है, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, तो अपील के फॉर्म में इस तरह से। वैसे हाई कोर्ट भी है, क्योंकि हाई कोर्ट के नीचे भी कई सारे कोर्ट हैं। देखो सबसे नीचे अगर कोर्ट देखा जाए तो एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, ठीक है ना। एक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। इसके ऊपर होते हैं आपके जिला न्यायालय, ठीक है। और जिला न्यायालय के ऊपर अगर आप देखोगे तो फिर हाई कोर्ट आएंगे, और हाई कोर्ट के ऊपर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो ये इस तरह से चलता है। तो अगर अधीनस्थ न्यायालय ने या जिला न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया है और वो आपके पक्ष में नहीं आया है, तो इसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इनके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वही अपील के फॉर्म में, ठीक है ना। अगर हाई कोर्ट ने भी गड़बड़ किया है तो फिर कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ये एक क्रम बना हुआ है। तो इस तरह से होता है कि अपील का मतलब होता है कि जो नीचे के न्यायालयों ने, नीचे के जो हैं उन लोगों ने जो डिसीजन दे दिया है वो आपके पक्ष में नहीं है, और आप उसके सहमत नहीं है, आप उसके खिलाफ केस करते हैं ऊपर वाले न्यायालय में, तो उसे कहते हैं अपील फॉर्म में जाना, ये बोलते हैं उसे। तो हाई कोर्ट भी एक अपीली न्यायालय है, मतलब हम नीचे वाले कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्ट है जहां पे आप सीधे जा सकते हैं, मतलब नीचे न्यायालय के जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वहां अप्लाई कर सकते हैं। कलकत्ता, मद्रास,
ठीक है, नेटवर्क इशू चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है अपने आप ही। तो हम लोगों ने देखा कि ये एक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, मतलब अपीली न्यायालय है। नीचे के कोर्ट के खिलाफ आप ऊपर जा सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है ना, ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। और जो हाई कोर्ट है उसमें हम कैसे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि दो मामले जो हमारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपराधिक क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर। इन मामले में आप न्यायालय में अपील के बाद ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब अगर कोई क्रिमिनल अपराध वाला कुछ हुआ है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, पहले लोअर कोर्ट में आप अप्लाई करते हैं। लोअर कोर्ट में अगर कोई दिक्कत आई है, आपके पक्ष में नहीं है, आप उससे खुश नहीं है, तब आप हाई कोर्ट जाते हैं। अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर है या फिर दीवानी मामला या सिविल मैटर है कोई नॉर्मल सा, तो ये चीजें। अगर चुनाव से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत, चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसमें अभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्रिएट होती है, तो ये सुनवाई सीधे हाई कोर्ट ही करता है, ठीक है ना। फिर ये सुनवाई नीचे वाले कोर्ट को नहीं दी जाती। इससे अगर कोई मामला फंसता है चुनाव वगैरह से रिलेटेड, तो डायरेक्ट मतलब हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाता है। अब ये बात एक आती है कि क्या ऐसा है कि एक से ज्यादा राज्यों के लिए हम एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, तो ये तो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि बिल्कुल हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। जैसे राज्य अभी देखो, हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हमारे पास हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं कई सारे स्टेट जो होंगे वो कंबाइन करके किसी एक के लिए, जैसे गुवाहाटी वाला है, अब 4 राज्यों के लिए कंबाइंड है वो हाई कोर्ट, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो कौन सा आर्टिकल बताता है हमें? ये 231 बताता है। तो ये कुछ चीजें हमने देखी। अच्छा, अब आपको अगर हम 226, तो ये बहुत पुराना है, ये अब तक आप पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है आपको? जब मूल अधिकार वाला टॉपिक पढ़ाए थे, आर्टिकल 32, तो मूल अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, हाई कोर्ट 25 हो गए हैं, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला है ना, तो उसको भी तो मिल गया एक हाई कोर्ट। तो ये वही वाला पॉइंट है कि 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि 32 के तहत हम कहाँ जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो रिट्स पावर कहा जाता है, रिट जारी करने की पावर, वही रिट 5। तो यहाँ पे बार बार वही डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम फिर से बता दिए। एक हबीस कॉर्पस था, मैंडेमस और इस तरह के कुछ थे रिट्स। इसके अलावा भी जो हाई कोर्ट के पास है ना, वो इस सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मतलब रिट जारी करने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जो रिट जारी करता है ना, आदेश देने का, वो केवल मूल अधिकार से रिलेटेड देता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है, वो मूल अधिकार के अलावा भी कई सारे मैटर होते हैं जिस पर रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में ज्यादा अधिकार हैं हाई कोर्ट के पास रिट्स के मामले में। सुप्रीम के कोर्ट के पास कुछ फिक्स मामले हैं, केवल केवल मूल अधिकार से रिलेटेड के लिए ही रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है। तो देखिए, इसमें एक पॉइंट लिखा होगा कि हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मतलब ये ज्यादा व्यापक है, क्योंकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होती है वो संपूर्ण भारत में मान्य है। और इसके रिट जो एक मूल अधिकार है, केवल मूल अधिकारों के हनन के केस में ही रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल उसी केस में करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट के अगर हम देखें तो संवैधानिक अच्छा, एक और बात समझिएगा कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट निकाल सकता है। वही बात हमने किया कि ये मूल अधिकार के लिए तो निकाल ही सकता है, इसके अलावा भी निकाल सकता है। अच्छा, एक और बात समझनी है आपको कि जो हाई कोर्ट के निर्देश होते हैं या जो इनके डिसीजन होते हैं, ये उनके राज्य क्षेत्र के अंदर होते हैं। राज्य क्षेत्र का अंदर मतलब कि जिस राज्य का वो हाई कोर्ट होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का तो पूरे देश में मान्य है, लेकिन जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा, जैसे यूपी का है और इसने डिसीजन दिया है, तो यूपी की सीमा जहां तक है आपके, उसके अंदर तक इनका वैलिड है। क्लियर है? ये माना जाता है। तो वही कहा जाता है कि राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक ही मान्य है, जितनी उसकी सीमा आती होगी उस हाई कोर्ट की, वो उसके अंदर वैलिड होता होगा। बस ये उसमें बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो रेट करने के लिए आपके हैं।
अच्छा, ये जो पॉइंट है अपीलेट, ये सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट में भी हम देख चुके हैं, बस हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि क्या है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हम लोग वहां डिस्कस कर चुके हैं। इसमें होता क्या है आपका कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, छोटे न्यायालय होते हैं, उन्होंने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उनके खिलाफ ही हाई कोर्ट जाया जाता है, यही अपील का मतलब होता है। देखिए कैसे समझेंगे आप, अगर सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, जिला कोर्ट जाएंगे, उसके फैसले से खुश नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये क्रम है, अपील का एक फॉर्म है कि मतलब हम डायरेक्ट अप्रोच ना करें बड़े कोर्ट को, तो नीचे लेवल से लेकर के फिर वो अपील के फॉर्म में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे चलता है। अब जरा आप देखिए, इसमें दोनों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी अपील कैसे हो सकती है। सबसे पहले सिविल मैटर, नॉर्मल मैटर जो सामान्य हम लोग के होते हैं वो, तो ये मामले में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, दोनों है, ठीक है। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर, तो क्रिमिनल मैटर में आप हाई कोर्ट में भी अपील के फॉर्म में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील के फॉर्म में जा सकते हैं। देखो फिर से समझा दे रहे हैं, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल मैटर हो गया है, तो अपील के फॉर्म में जाने का मतलब ये है, जो टिक लगाया है हमने कि अपील के फॉर्म में जाने का मतलब कि आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, अपील के फॉर्म में जा रहे हैं। तो अपील के फॉर्म में जाने का मतलब कि पहले आप लोअर कोर्ट गए होंगे, और लोअर कोर्ट जाने के बाद फिर आपने जब डिसीजन दे दिया होगा तो आप उसके खिलाफ फिर जा रहे हैं हाई कोर्ट, ये होता है अपील के फॉर्म में जाना, ठीक है ना। हाई कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या फायदा, क्यों भाई, जरूरी है कि हाई कोर्ट ने सही डिसीजन दे दिया हो? बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें हाई कोर्ट का डिसीजन रहता है, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देता है, तो बहुत सारे मामले होते हैं ऐसे। फिर तीसरा जो इसमें है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो संविधान के मामले में अगर कोई संविधान से रिलेटेड मैटर है, तो संविधान से रिलेटेड मैटर को आप अपील के फॉर्म में नहीं भेज सकते। यहाँ देखो ये कट्टा में ये नहीं जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट में अपील के फॉर्म में जाएगा। अब मतलब समझ लो पहले, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। अपील के फॉर्म में जाने का मतलब, जैसे मान लो कि राज्य में आप यूपी में हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट है आपका, आप उस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, और कोई केस आ गया वहां के वहां पर कि मतलब संविधान से रिलेटेड कोई मैटर आ गया, ठीक, कोई दिक्कत है, तो अब उसमें अगर संविधान से रिलेटेड मैटर है तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप पहले निचले वाले कोर्ट में अप्लाई करो। संविधान से अगर कोई रिलेटेड मैटर है तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। तो जब सीधे हाई कोर्ट अप्रोच करोगे तो उसे अपील का फॉर्म नहीं कहते, अपील फॉर्म क्या कहते हैं, अपीली फॉर्म कहते हैं। अपीलेट का मतलब कि पहले नीचे वाले कोर्ट में आपने किया था और फिर उसके खिलाफ गए थे। तो यहाँ पर अपील के फॉर्म में न जाने का मतलब ये है कि आप अगर संविधान से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई उसका है, तो नीचे वाला कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, वो कहेगा भैया सीधे हाई कोर्ट जाओ, ये है मतलब, ठीक है। वही केस आपका इसमें है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अगर संविधान से कोई रिलेटेड मैटर है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है। तो पहले आप हाई कोर्ट जाओगे और फिर अगर ये कोई गड़बड़ करते हैं तब अपील के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो इसलिए वो एपिलेट फॉर्म में हम देखते हैं कि वो रहता है, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में अपील के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं करते, ये सीधे सुनवाई करता है। स्पेशल लीव हाई कोर्ट नहीं देता, स्पेशल परमिशन के रूप में आप नहीं जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट वो देता है स्पेशल परमिशन। अगर उसने स्पेशल परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हो। कोई मैटर ऐसा आ गया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ठीक है हम इस पर सुनवाई करेंगे, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब है इसमें। तो जैसे ये एक पॉइंट लिखा है ना कि हाई कोर्ट इन मामलों को सुनते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपील के फॉर्म में नहीं सुनते, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल वाला अपील के फॉर्म में नहीं सुनते। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट अप्रोच करना, बिना किसी लोअर कोर्ट में गए हमें सीधे हाई कोर्ट में जाना, ये है इसका मतलब। अब दो तरीके से हो सकता है, देखो होता क्या है ना, अब राज्य लेवल पर जो कोर्ट हैं, हमारी बात समझना जरा, जैसे ये ऐसे है कि तीन कोर्ट आपके, अब
हाई कोर्ट से जो नीचे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिला वाला, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट है जो अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। ठीक है, अधीनस्थ। पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है ये कि आप का कोई केस यहां पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सब ऑर्डिनेट में पड़ा हुआ है यहां। ओके, तो पहला केस है कि आपका जो केस पड़ा है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में है, अधीनस्थ न्यायालय में। यहां से आपने अप्लाई किया और इससे आप सहमत नहीं थे, और अगर आप सहमत नहीं थे तो आपने अपील कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इनका जो डिसीजन था इसके खिलाफ आप कहाँ चले गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और फिर भी आप कहते हैं कि ये भी हमारे पक्ष में नहीं है, आप इसके खिलाफ चले गए कहाँ? हाई कोर्ट। ठीक है, तो आप बताएं कि हम कितने अपील के फॉर्म में गए हैं हाई कोर्ट? 2 अपील करके गए हैं, 3 अपील करके गए हैं, कि एक ही अपील करके गए? कितनी अपील के फॉर्म में गए हैं हाई कोर्ट? 2 में गए हैं, क्योंकि एक अपील तो यही हो जाएगी, ठीक है, और एक अपील ये हो जाएगी, तो हम लोग 2 अपील के फॉर्म में गए हैं। ठीक है ना, तो एक तो तरीका ये है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं गए हैं और आप डायरेक्ट कहाँ चले गए हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप चले गए हैं, फिर यहाँ पर डिसीजन दिया इसने कोई, और इसके खिलाफ आप कहाँ चले गए? हाई कोर्ट चले गए। तो ये तो आप एक ही अपील में चले गए, यही ना भाई? अगर हम लोग पहले सबऑर्डिनेट में गए थे, डायरेक्ट नहीं कहते इसको, डायरेक्ट कहाँ कह रहे हैं? डायरेक्ट तो तब होता ना जब हम सीधे हाई कोर्ट जाते हैं। हम तो पहले कहाँ जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं। हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट। तो ये एक अपील में हो गया। अगर 2 अपील के फॉर्म में जाना है तो पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट गए, वहां से फिर अगर डिसीजन दिया आपके पक्ष में नहीं है तो फिर आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी अगर आपके पक्ष में नहीं दिया है तो फिर आप चले जाते हैं हाई कोर्ट। बात समझ में आई? देखो, डायरेक्ट आप अपील के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं जा सकते। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनको लेकर आप हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब जैसे सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, इन सब में नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपका संविधान से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ और यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते, हाई कोर्ट जा सकते थे। अगर संविधान रिलेटेड कोई मैटर है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही सब ऑर्डिनेट, सीधे हाई कोर्ट उसको सुन लेगा। ठीक है, तो कुछ मैटर हैं जैसे जैसे क्रिमिनल और सिविल मामले में वो नहीं सुनते हैं, वो पहले अपील के फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि क्या हुआ कि एक आप जैसे लॉन्ड्री वाले नहीं होते हैं जहां कपड़े धुलवाने के लिए आप देते हैं। सपोज करो कि आपने लॉन्ड्री वाले को अपने कपड़े दे दिए और जब वो आपको लेके वापस आया तो पता चला कि कपड़े फटे हुए हैं। तो आप कपड़े फटे हुए हैं तो अब आपने कहा कि भैया अब हम तो केस करेंगे, कोर्ट केस करेंगे। तो कहते ठीक है कर दो भैया। तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर दिए, और वो कोर्ट केस जब आपने किया तो आप गए पहले सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ गए। ठीक है, तो आपने जो अप्लाई किया पहले वो नीचे वाले पे अप्लाई किया सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, आपके पक्ष में नहीं आया, मतलब लॉन्ड्री वाले को उन्होंने कह दिया, तो आप उसके खिलाफ चले गए फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपके मतलब पक्ष में नहीं आया, आप कह रहे हैं कि भैया हमारा तो नुकसान हो गया है, और वो कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। वो कह नहीं भैया कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारे कपड़े ही गंदे थे, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे थे धुलते धुलते फट गए, तो अब क्या किया जाए? तो अब इस तरह से मतलब कुछ भी पॉसिबल वहां पर। तो इस तरह से उसके पक्ष में नहीं आ रहा कोई भी चीज, तो अब वो चला गया हाई कोर्ट। भैया चलो हाई कोर्ट, अब यही देखते हैं। तो यहाँ पूरा डिसीजन दिया जाएगा। तो अब ये 2 अपील के फॉर्म में गया है, तो 2 अपील के फॉर्म में गया है, तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देंगे? हाई कोर्ट ये चेक नहीं करेगा कि ये कैसे फटा था या क्या हुआ था। अब वो ये देखेगा केवल हाई कोर्ट कि अगर ये नुकसान हो गया है, उसके कपड़े फट गए हैं, तो इसकी भरपाई कैसे हो सकती है, और क्या कानून लग सकता है, और क्या इसको सजा दी जा सकती है, जो मतलब लॉन्ड्री वाला या समथिंग। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ये सोचेगा कि इसके बारे में डिस्कशन तो दोनों कोर्ट में हो चुका होगा, ऑलरेडी सब डिस्कशन हुआ होगा, तभी तो मेरे पास केस आया है। मतलब ये जितना मुद्दा है कि ये लेके गया होगा, वहां पे धुलाई हुई होगी, मशीन ने गड़बड़ किया होगा, ये सब डिस्कशन दोनों कोर्ट में हो चुका होगा। तो हमें बस क्या करना है, डिसीजन देना है कि मतलब ये देखना है कि क्या कानून इस पे लगता है। क्लियर है? ये चेक करेगा हाईकोर्ट। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने सबऑर्डिनेट कोर्ट में अप्लाई नहीं किया था, वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही चला गया, जा सकता है। ये इसमें
अधीनस्थ में ना जाए, सीधे वो जिला वाले में चला जाए, डिस्ट्रिक्ट वाले में तो वो जा सकता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाले में चला गया है तो अब तो ये एक ही फॉर्म में चला गया ना पहले ही, जैसे यहाँ पे कोई डिसीजन होगा तो सीधे हाई कोर्ट पहुंचेगा भाई, डिस्ट्रिक्ट के बाद तो हाई कोर्ट ही जाना है, तो एक ही अपील में पहुंच गया। तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था और फिर हाई कोर्ट गया था तो दोनों चेक करेगा हाई कोर्ट, शुरुआत से चेक करेगा कि अच्छा कब ले गए थे भाई, बताओ, चलो दोनों लोग बताओ, है? एकदम सही था कपड़ा या क्या था, एकदम ऐसा दे ही दिए थे कि निपटने वाला ही था कपड़ा, बिल्कुल कह दिए थे बस केस करेंगे इसके ऊपर। तो अब ये सब चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, अब वो सब मैटर। तो हमने ये देखा कि अगर दो अपील के फॉर्म में जाता है तो हाई कोर्ट केवल ये देखता है कि उस पर क्या लॉ लगाना है या क्या कानून करना है, लेकिन अगर एक ही अपील में जाता है तो फिर वो ये भी देखेगा कि क्या रीजन थे या समथिंग, वो सब चेक करेगा और फिर उसके बाद लॉ भी चेक करेगा। ये है इसका मतलब, एक अपील के फॉर्म में जाना और दो अपील के फॉर्म में जाना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर वही हमने देखा, एग्जाम्पल दे रखा था हमने, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको चीजें रहेंगे, हमने इसीलिए एग्जाम्पल दिया था जैसे आप थोड़ा सा उसको मतलब कर पाए। कि लॉन्ड्री में दिए थे, जब लौटाया तो कपड़े फटे थे, हाई कोर्ट केवल इस बात पर विचार करेगा कि इसमें कौन सा लॉ लगेगा, ना कि वाकई कपड़े फटे थे या नहीं फटे थे, अब इस बात पर डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए ये हम लोग देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें आप उसी कोर्ट में उनके खिलाफ ही जा सकते हैं। जैसे सपोज करो हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है आपका, और जो जज आपका केस सुन रहा है वो सिंगल जज है, एक ही जज है जिस सुनवाई कर रहा है, और आप उसके निर्णय से खुश नहीं है, तो आप उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में ही उसके खिलाफ बड़ी बेंच को अप्रोच कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक जज के सहमत नहीं है तो फिर वो कोर्ट 3 जज की बेंच बना देगी, 5 की बना देगी, मतलब ये इस तरह से बनाएगी। फिर इसको बोलते हैं इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब होता है कि अगर आप उस कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है जिसको एक ही जज ने दिया है, ये सिंगल जज है और इसने एक डिसीजन दे दिया है, ठीक है ना। तो अगर ये डिसीजन दे दिया है इसने, ठीक है ना, सिंगल जज, अब आप खुश नहीं है तो आप उसी कोर्ट में जा सकते हैं एक बड़ी बेंच के पास। अब इस बड़ी बेंच में एक से ज्यादा लोग होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हर कोर्ट में नहीं है अवेलेबल। कौन कौन से कोर्ट में अवेलेबल है? वैसे तो पहले 3 में ही था, ये कलकत्ता में था, मद्रास में था और बॉम्बे में था, लेकिन अब ये पटना हाई कोर्ट में भी है और इलाहाबाद में भी है। तो ये कुछ ऐसे कोर्ट हैं जहां पर आप उनके सिंगल जज के खिलाफ, बड़ी बेंच के खिलाफ जा सकते हैं कि अगर आप उनके फैसले से खुश नहीं है तो उसी कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसी कोर्ट में ही आप अप्रोच कर देंगे कि भैया ये गड़बड़ किए हैं, तो 3 लोग की बेंच बना दी जाएगी या जितने भी बनाना है। उसको डिवीजन बेंच कहते हैं, जब एक से ज्यादा जज की बेंच बनती है तो फिर वो डिवीजन बेंच कहलाती है, ठीक है ना। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग होती है। संविधान का अगर कोई मामला है, ठीक है ना, अगर संविधान से रिलेटेड कोई मामला है तो उसमें फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जज होने चाहिए। तो अगर संविधान से रिलेटेड कोई फैक्ट है तो उसमें एक संविधान पीठ बनती है, और संविधान पीठ में कम से कम 5 लोग को रहना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो मिनिमम 5 जज होते हैं संविधान वाले में। और डिवीजन बेंच अगर है तो डिवीजन बेंच का मतलब होता है कि एक से ज्यादा होने चाहिए, बस 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, डिवीजन बेंच में एक से ज्यादा रहते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है, संविधान पीठ जिसे कहते हैं, संवैधानिक पीठ, वो कम से कम 5 जज उसमें होने ही चाहिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बात हमने की, तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा अब क्या हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कोर्ट है जहां पर आप जा सकते हैं, जैसे पहले 3 के पास ही था, लेकिन अब पटना और इलाहाबाद वाले में भी आप ये कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्रिमिनल मैटर की। अभी तो ये सिविल मैटर था, ये जो कपड़े फटे थे और ये सब धुलाते थे तो नॉर्मल था ना, जनरल सेंस, ये कोई अपराध थोड़े ना था कि मर्डर कर दिया या किसी को चाकू मार दिया या गोली मार दिया, ऐसा नहीं। तो अब आते हैं क्रिमिनल मैटर पे। तो क्रिमिनल मैटर पे हो गया है कि कुछ मर्डर वर्डर किसी ने कर दिया है किसी का, और सेशन कोर्ट जो नीचे होता है जिला स्तर पर, ठीक है ना, ये अधीनस्थ से ऊपर कोर्ट जो होते हैं वो क्रिमिनल मैटर देखते हैं।
तो सेशन कोर्ट में केस पड़ा हुआ है और सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दिया है, फांसी की सजा सुना दी है। तो अगर इसने फांसी की सजा सुना दी है तो अब ये केस अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा किसके पास? हाई कोर्ट के पास। तो अगर सेशन कोर्ट ने कुछ ऐसा क्रिमिनल मैटर का कोई पॉइंट मतलब दिया है और डेथ सेंटेंस सुना दिया है तो फिर वो अप्रूवल के लिए भेजना जरूरी है हाई कोर्ट को, वो हाई कोर्ट के पास जाएगा ही अप्रूवल के लिए। लेकिन अगर उसने डेथ सेंटेंस नहीं सुनाया है, कुछ उम्र कैद दे दी है या समथिंग, और ये उम्र कैद या समथिंग आपके 7 साल से ज्यादा का है, मान लो 14 साल का दे दिया उम्र कैद या समथिंग, तो फिर आप इसको अपील के फॉर्म में जा सकते हैं हाई कोर्ट, इस खिलाफ इसको कम कराने के लिए। डेथ सेंटेंस को कम कराने के लिए आप नहीं जा सकते, आप ये नहीं कहेंगे कि डेथ सेंटेंस कम हो गया है, अब वो केवल हाई कोर्ट को अप्रूव करना है कि वो उसे अप्रूव करे या ना करे, लेकिन जनरली वो अप्रूव करना होता है हाई कोर्ट को अगर डेथ सेंटेंस सुना दिया है तो। लेकिन अगर उसने आपको केवल इम्प्रिजनमेंट दिया है, उम्र कैद दिया है, वो 7 साल से ज्यादा का दे दिया है, तो इसके लिए आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि इन्होंने मुझे गलत तरीके से उम्र कैद दिया है, तो ये अपील के फॉर्म में वहां पर जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्रिमिनल मैटर मतलब ये है। तो क्रिमिनल मैटर के मामले में भी हम अपील के फॉर्म में जाते हैं, यही इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल मैटर में भी सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। देखो आप सीधे कहाँ अप्रोच कर रहे हो, आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हो, आप पहले कहाँ जा रहे हो? सेशन कोर्ट जा रहे हो, फिर सेशन कोर्ट में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तब आप जा रहे हो हाई कोर्ट। तो इसी को अपील कहते हैं कि अपीली फॉर्म का मतलब कि हम सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक आपने पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का, आपको हमने बताया था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिसके पास होता है वो डायरेक्ट मतलब वो कोर्ट अप्रोच होता है, मतलब इसमें पहले नीचे वाले कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आना चाहिए क्योंकि इसमें हर मैटर नहीं जाते, कुछ मैटर फिक्स हैं जो जाते हैं। तो ये हाई कोर्ट के वे अधिकार है जिसके तहत हाई कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस में सुनवाई कर सकता है, ना कि अपील के फॉर्म में। आप डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन ये मैटर कौन से हैं जिसको लेकर आप जा सकते हैं? अब कपड़े फट गए हैं लॉन्ड्री वाले से तो आप इसके मामले में नहीं जा सकते, नहीं भैया आप सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, वो बताएगा क्या होना। इस मामले में आप सीधे वहां नहीं जा सकते। आप किस मामले में जाएंगे? देखिए, रेवेन्यू मैटर, उस राज्य में जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आय वगैरह जो टैक्स वगैरह कलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के राज्य में, अगर उससे रिलेटेड कोई मामला फंस गया है तो सीधे हाई कोर्ट ही जाएंगे आप उस राज्य से, में नीचे वाले कोर्ट में नहीं होगा अगर कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है। ठीक है। दूसरा, कई बार क्या होता है, एडमिरल्टी का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे राज्य हमारे जो समुद्री सीमा से लगते हैं, और समुद्री सीमा से लगते हैं तो क्या होता है कि स्थलीय सीमा से कुछ दूर तक जो पानी होता है वो क्षेत्र भी उनके अंडर में आता है। जैसे मान लो बंबई है, तो बंबई की जो भी समुद्र से सीमा लगती होगी तो कुछ किलोमीटर तक, मान लो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो मुंबई के जुरिडिक्शन में आता होगा। और अगर वो मुंबई के जुरिडिक्शन में आता होगा तो वहां पर कोई भी अगर अपराध होता है या कोई चीज होती है तो वो सीधे आप हाईकोर्ट को कर सकते हैं। मान लो उस पानी के क्षेत्र में किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, कोई भी अपराध हो गया उस सीमा के अंदर, जल वाले पार्ट में कहीं भी, तो फिर आप सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, छोटे कोर्ट में नहीं जाएंगे आप। ये है इसका मतलब डायरेक्ट। तीसरा, कोई ऐसा मामला जो लोअर कोर्ट के पास है और संविधान से संबंधित है, तो कोई भी ऐसा मामला जो लोअर कोर्ट के पास है और संविधान से रिलेटेड है तो उस पर वो सीधे हाई कोर्ट मंगवा सकता है कि भैया ये संविधान से रिलेटेड है, इसको हमारे पास भेज दो। तो वो सीधा वहां पर पहुंच जाएगा और फिर उसकी सुनवाई वो करेगा। या तो किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया हो, टीवी पे बैठ करके अब भला बुरा कह रहे हैं, मतलब भला बुरा कहा जाता है ना, बैठे हैं डिबेट, अरे ये जज तो ऐसा हो गया, वो जज तो वैसा है, ये सब बिके हुए हैं सब, ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके खिलाफ अगर किसी ने वो किया तो हाई कोर्ट में फिर वो सीधे केस पहुंचेगा और फिर हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। कोई भी इलेक्शन पिटीशन है, चुनाव से संबंधित अगर कोई चीज है तो ये भी सीधे हाई कोर्ट में सुना जाता है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब हर मामले में नहीं, इन मामले में आप जा सकते हैं। तो इन मामले में आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ, विवादित बयान, वही विवादित बयान, सही कह रहे हो। वो बैठे बैठे जो नेता लोग नहीं देते रहते हैं तो वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। तो ये हमने देख लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कौन से ऐसे मैटर हैं जिसमें हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को, मतलब छोटे कोर्ट में हमें नहीं जाना है। ठीक है। सुपरवाइजरी,
सुपरवाइजरी का मतलब होता है कि इनके ऊपर नजर रखना, सुपरवाइज करना। एक होता है ना कंपनी में एक सुपरवाइजर बना दिया जाता है, और आधे लोग तो अपने सुपरवाइजर से ही परेशान रहते हैं, तो वो सुपरवाइजर भी तो ऐसे ही से बना दिए जाते हैं। अब जो नीचे कर्मचारी हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइजर बना दिया जाता है, वो अपनी मनमानी करेगा फिर। तो ऐसे ही हाई कोर्ट का सुपरवाइजर पावर देखते हैं कि क्या है। तो हाई कोर्ट से नीचे कौन है भाई? अब हाई कोर्ट का सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट पे तो होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो उससे ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके नीचे होंगे उसके ऊपर होगा। तो हाई कोर्ट के नीचे कौन है? जिला स्तर पे है, डिस्ट्रिक्ट, अधीनस्थ न्यायालय है और ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम बताएंगे क्या है ट्रिब्यूनल्स, अभी आपको अलग से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आगे वाले चैप्टर में आ जाएगा ये। तो इससे जो छोटे कोर्ट हैं जैसे अधीनस्थ न्यायालय और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उस पर इनका नियंत्रण होता है, ठीक है। और इन न्यायालयों पर न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो हाई कोर्ट अगर ये देखता है कि यहाँ के न्यायाधीश कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो ये कार्रवाई कर सकता है। हाई कोर्ट की शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी इस पावर में मिलिट्री कोर्ट नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है मिलिट्री कोर्ट इन लोग के पावर में नहीं आएगा, मिलिट्री कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति वही लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो ये आपको देखना है। तो ये सुपरवाइजर पावर है इनके पास सुपरविजन की अपने से छोटे कोर्टों पर। एक पावर है इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, किसी को नियुक्त करना, प्रशासनिक काम करना। तो ये नियुक्ति उक्ति का जो पार्ट है वो होता है। तो अब हम देखते हैं कि मान लो डिस्ट्रिक्ट जज की जिला जजों की हमें नियुक्ति करनी है, तो जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करेगा। असल में हाई कोर्ट नहीं करता, कहते हैं कि जिला जज वगैरह की नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। असल में क्या होता है देखो, अगर राष्ट्रपति वाला पॉइंट आपने सुना समझा हो, उसमें हमने एक पावर बताई थी राष्ट्रपति की कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति बताया था 300 कुछ था, 317 आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति क्या थी? 124। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति 124 के तहत कौन करता था? राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के 317 नहीं 217, तो उसकी नियुक्ति कौन करता था आपका? तो ये 217 के तहत आपका हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था ये पावर। तो उसी तरह से राज्य में अब क्योंकि देखो हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी प्रेसिडेंट कर दिए हैं, तो अब जो नीचे वाले कोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या उनके, तो उनको वो करने का काम गवर्नर का है, राज्यपाल का है। क्लियर है? तो ये पावर, ये ऊपर वाली पावर थी राष्ट्रपति के पास, तो ये पावर इनके पास है गवर्नर। लेकिन जब ये इनको अपॉइंट करेंगे ना डिस्ट्रिक्ट जजेस को, तो ये सलाह लेंगे। किससे सलाह लेंगे? हाई कोर्ट से जरूर सलाह लेंगे। मतलब अपने मन से गवर्नर नहीं करेंगे इन जजों को नियुक्त। इन जजों को नियुक्त करने के लिए ये हाई कोर्ट के जो भी जस्टिस होंगे या चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, या जो जज होंगे उनके मतलब हेल्प लेंगे कि भैया इनका अपॉइंटमेंट करना है। तो इनके अपॉइंटमेंट पर सिग्नेचर इन्हीं का होगा, गवर्नर का। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, क्या आंसर है? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? टाइप करिए जल्दी। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति से मामला है, कोई अपॉइंट करना है, पोस्टिंग करनी है या प्रमोशन करना है डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड, तो ये काम गवर्नर के पास है। लेकिन वो किसकी हेल्प से? हाई कोर्ट के जजेस की हेल्प से। उनसे कंसल्ट करेंगे और फिर वो नीचे वाले जजेस को नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। ये है पॉइंट, समझ में आ गया सबको? तो ये पॉइंट है। एक और पॉइंट इसमें आता है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल का मतलब होता है कि कहां तक, किस क्षेत्र तक, क्या पूरे देश में या केवल उनके राज्य में, इसका मतलब है टेरिटोरियल। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो हाई कोर्ट होते हैं उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है? उनके राज्य के अंदर तक है। जैसे अगर आप कहेंगे इनके जो जजमेंट होते हैं हाई कोर्ट के, वो बाइंडिंग होते हैं उस स्टेट के ऑल कोर्ट्स लोअर कोर्ट पर, और लेकिन ये जजमेंट केवल उस राज्य की सीमा क्षेत्र के अंदर ही बाइंडिंग है जिस राज्य में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है।
अदर हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट पर ये बाइंडिंग नहीं है। मतलब समझिए कि जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है, उस राज्य की सीमा के अंदर इनका जुरिडिक्शन है। उस राज्य के अंदर जितने भी छोटे कोर्ट आते होंगे इनसे नीचे, जैसे एक ध्यान दिया होगा ना कि हाई कोर्ट जब भी कोई डिसीजन दे देता है तो इस तरह के डिसीजन सब पर अप्लाई रहते हैं। जो छोटे कोर्ट होते हैं वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। कोई भी अगर मामला फंस जाता है ना, तो वो अगर वो केस वहां पर पड़ा हुआ है और ऐसा कोई डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके खिलाफ नहीं दे सकता। और इसका मतलब ऐसे पता चलता है क्योंकि इनके सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उनका एक लिखित प्रूफ होता है, पूरा एकदम हर चीज। और वो एक रेफरेंस पॉइंट में होता है छोटे लोगों के लिए, ताकि वो जो नीचे के जज हैं वो उसको रेफर कर सके। और इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि ऐसा कोर्ट जिसके डिसीजन या निर्णयों को रिकॉर्ड किया जाए, जिनको रखा जाए, उसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हम अगर आपसे कहें कि क्या हाई कोर्ट के जो डिसीजन है ये उनकी राज्य की सीमा से बाहर हैं, तो नहीं। ये जिस राज्य में उनका होगा ये उसके अंदर ही अप्लाई होगा। और जितने भी उस क्षेत्र के अंदर लोअर कोर्ट आते होंगे उन सब पर अप्लाई हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि इनका जो अधिकार क्षेत्र है इनके राज्य की सीमा है, उसके बाहर ये अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभी अभी समझाया कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब बस इतना होता है स्टूडेंट कि इन्होंने जो निर्णय वगैरह दिए हैं ये एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में इस तरह से बना करके इनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि दूसरे कोर्ट, छोटे कोर्ट इसको रेफर कर सके। तो ये दो ही कोर्ट होते हैं जिनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इन दोनों के रिकॉर्ड को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है। रखा सबको जाता है लेकिन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सबको नहीं कहा जाता। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या तो हाई कोर्ट को कहा जाता है और या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू का मतलब वही वाला पॉइंट था आपका, न्यायिक समीक्षा। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल है, ये जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किस केस में? जब मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई दिक्कत आई हो, है ना, और किसी ने ऐसा कानून बना दिया है जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। जुडिशियल रिव्यू समझाया था हमने, न्यायिक समीक्षा। ये पावर कई बार बात कर चुके हैं कि जब भी मूल अधिकार का हनन होता है, कोई कानून बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करता है कि ये कानून सही था या गलत था। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है वो हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका है। तो इसमें बहुत कुछ अलग नहीं था, लगभग लगभग सुप्रीम कोर्ट की तरह ही सब कुछ चल रहा था। बस थोड़ी सी चीजें अलग हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा था और हाई कोर्ट का पावर उतना नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन रिट ज्यूरिडिक्शन में अगर हम देखें, जो रिट जारी करने की पावर थी वो हाई कोर्ट की ज्यादा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर कम है। आपने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट जारी करता है केवल मूल अधिकार के उसमें, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार के अलावा भी जारी कर सकता है। तो ये पावर में थोड़ा सा ये ज्यादा है। ठीक है ना। बाकी सब वही है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये भी है। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट भी करता है, जुडिशियल रिव्यू ये भी करता है ना। बस ये है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर है, हाई कोर्ट ने दिया है निर्णय और नहीं होता है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं भाई। ये एक ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। और वहां पर वो स्पेशल केसेस में वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अनुमति प्रदान कर सकता है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कुछ निर्णय दे सकता है वो। लेकिन हाई कोर्ट में वो ऐसा कुछ नहीं है अपील के फॉर्म में कि डायरेक्ट वो करे। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कुछ लिमिटेशन है, कुछ क्षेत्र हैं, जैसे बताया नहीं था कौन कौन सा क्षेत्र है, कि जैसे कोई समुद्री सीमा से लग रहा है और कुछ उसके आगे पानी वगैरह में कुछ क्राइम हो गया है तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। इस तरह कुछ मैटर थे। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। गवर्नर चुनाव के समय राज्य का कार्यभार कौन देखता है? कौन देखेगा बताओ? चुनाव के समय कार्यभार कौन देखेगा? कौन देखेगा भाई? चुनाव के समय राज्य का कार्यभार कौन देखेगा?
राज्यपाल के पास रहती है पावर। हाई कोर्ट वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थोड़ा देखेंगे, हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थोड़े ना देखेगा। हाई कोर्ट है पावर, लेकिन वो आपका जुडिशियल पावर ना देखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो आपका उसके पास थोड़े ना रहेगा, राज्यपाल की मदद से ही चलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस समय। वो डिसीजन अगर कोई लेना है तो फिर वो राज्यपाल रहेंगे। देखो भैया, आचार संहिता क्या होता है? क्या होता है आचार संहिता? जब संहिता आचार लेने जाती है तो उसे आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो पता तो चल गया ना आचार संहिता में कि अगर कोई भड़काऊ भाषण दिया या उस तरह से अगर पार्टी का आपने कुछ प्रमोशन किया, फोटो पोस्टर, अब ये सब नहीं लगेगा। आचार संहिता मतलब सब बंद, रैली वैली जो है वो इस समय नहीं चलेंगी। किसी पर्टिकुलर पार्टी का आप डायरेक्ट बैनर वैनर लगा करके नहीं कर सकते काम, है ना, ये सब चीजें होता है। आचार संहिता को इंग्लिश में आचार संहिता ही कहते हैं, और क्या कहेंगे? कुछ और भी कहते होंगे आचार संहिता को, पता नहीं। आचार संहिता ही होता है। तो ये आपके बात हो गई हमारे इस पार्ट की। तो यहां से पार्ट 6 कंप्लीट होता है जो हाई कोर्ट में। इसमें एक और मतलब इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जाओगे तो एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। बताया था ना, ट्रिब्यूनल्स जैसे नीचे होते हैं वो। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ये कोर्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन मतलब पूरी तरह से ये ना कहो। ट्रिब्यूनल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम किया जा सके। तो उनके बर्डन को कम करने के लिए मतलब ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम ट्रिब्यूनल्स का कर लेते हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, देखिए ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। देखिए ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, इनको अधिकरण कहते हैं। अधिकरण हिंदी में इनको कहा जाता है अधिकरण, या यही नाम इनका रहता है ट्रिब्यूनल्स। अब थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। देखो क्या होता है, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। कैसा है जुडिशियल सिस्टम? सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, उसके ऊपर है हाई कोर्ट और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। आज की डेट में लगभग हमारे पास 12,000 कोर्ट है, ठीक है। कितने कोर्ट हैं? लगभग 12,000 कोर्ट है। और ये जो 12,000 कोर्ट है, आप प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है? लगभग 138 करोड़ के आसपास लगभग, ठीक है। अब 138 करोड़ लोगों के लिए 12,000 कोर्ट सफिशिएंट है? मतलब क्या हालत चल रही है, सोचो। और आज का अगर सिनेरियो देखो तो करीब 4 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब लगभग। ये तो कम ही होगा, हमें लगता है ज्यादा ही होगा इससे। तो ये कैसे? अब दिक्कत ये है कि इतना बर्डन है इन कोर्टों के ऊपर कि कैसे काम संभालें। तो फिर एक जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसा हो जिससे हम ये थोड़ा सा मतलब सही कर सके। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम ओवर बर्डन है, ओवरलोडेड है, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा ये कर रहा है जितना ही होना चाहिए। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, देखो घड़ी बनाए हैं, घड़ी दिख रही है, घड़ी दिख रही है सबको। इसका क्या मतलब है? हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत टाइम लग रहा है, समय लग रहा है। समझ में आया? राजरानी, सौरभ, हर्ष, नहीं समझ में आया? अरे समझे में नहीं आया? तुम एक तो केस डालो कोर्ट में, कई दिन में सुनवाई होगी?
आज कोर्ट में केस डालो, पता चला जीवन बीत गया, तुम्हारे पुरखे भी लड़ रहे हैं, जमीन बिक गई, घर बिक गया, सब बिक गया, और केस चल ही रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इतना मतलब वो डिले होता है टाइम में, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो इतना वो है, लेंदी है, डिले है कि वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। क्लियर है? रुपया बनाए हैं, रुपया का मतलब समझो, बहुत खर्च होगा, खर्चीला है, पैसा लगेगा। अब कोर्ट में जाओगे तो वकील करना है या सब कुछ करना है तो पैसा ज्यादा, ठीक, ये देना पड़ेगा। तीसरा, ये क्या मतलब हुआ, ये क्या है, ये उदास है, क्यों उदास हो गया है? ये एक जज है, पता है, ये जज है। और जज क्यों उदास हो गया है? जज इसलिए उदास हो गया है कि मान लो 2G स्पेक्ट्रम का मैटर पहुंचा इसके पास, और 2G स्पेक्ट्रम का मैसेज वो पहुंचा है, लेकिन ये टेक्निकल तो है ही नहीं। अब इनको तो इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने पढ़ी नहीं है, इंजीनियर तो थे ही नहीं, इनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए थी पहले, तब जाके जज बनना चाहिए था। अब ये क्या करें? अब इनको कोई मामला ही नहीं पता चल रहा, क्या बैंडविड्थ होती है, कैसे जाएगा, कैसा होगा। अब ये अपना सर खुजा रहे हैं बैठे बैठे, यार पता ही नहीं चल रहा है, क्या निर्णय दें, समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी टेक्निकल बातें कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब हमारा कोर्ट ऐसा है, हाई कोर्ट या जो भी मतलब जो कोर्ट में है, तो उसमें क्या होता है, एक समझाने का प्रोसेस बता रहे हैं कि हो सकता है कि उसमें जो जज बैठे हुए हैं वो टेक्निकली बहुत ज्यादा न जानते हो, लेकिन कोर्ट के पास तो हर तरह का मामला जाता है, हर तरह का मामला जाता है ना। तो अब क्या गारंटी है कि बिल्कुल सही निर्णय होगा? क्योंकि अगर उनको पूरा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो उस आधार पे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए भी जरूरत पड़ी कि कोई एक ऐसे टाइप के कोर्ट हो जिसमें कि टेक्निकल लोग रखे जाए, मतलब उसमें कुछ ऐसे लोग हों जो अलग अलग क्षेत्र के हों, और वो अपने अपने क्षेत्र के एकदम स्ट्रांग लोग हों, और उसमें वो बैठेंगे तो कोई केस आएगा तो वो मतलब समझेंगे। जैसे मान लो पर्यावरण से रिलेटेड कोई मामला पहुंचा, तो कोई ऐसा बोर्ड वहां पर बैठा हो जो पर्यावरण से रिलेटेड एक व्यक्ति हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, जो अच्छा ज्ञान रखता हो, उसको समझ में आ जाए। समझ लो पॉइंट, ये चीजें। तो कुछ दिक्कतें हैं जो हमारे उसमें चल रही थी। तो हमने देखा कि एक तो इतने सारे केसेज हैं, और ऊपर से पब्लिक हमारी इतनी ज्यादा, कोर्ट हमारे पास है नहीं संख्या में। तो एक तो अब ये सब क्या है हमारे पास, ये मतलब कमियां हैं, एक प्रकार से कहें कि हमारे जुडिशियल सिस्टम की क्या है, ये कमियां हैं, है जी? क्यों जी, सही है? ठीक। तो पहला है कि ओवरबर्डेंड है, दूसरा है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तीसरा पैसा बहुत खर्च होता है, चौथा हो सकता है कि एकदम हर फील्ड के एक्सपर्ट वाला जज ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इनको, इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, एक विकल्प के रूप में व्यवस्था की गई है, अल्टरनेटिव के रूप में व्यवस्था की गई है, और उसे कहा जाता है ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं इसलिए ताकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर से बर्डन कम हो सके, क्या हो सके, कम हो सके। तो बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिनको लेकर के आप सीधे कोर्ट नहीं जाएंगे, उनको आप ट्रिब्यूनल में ही सुलझा लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उनको कोर्ट में हम लेके सीधे नहीं जाएंगे, ट्रिब्यूनल में ही सुलझा लेंगे। तो इस तरह से हमारे वो जो कोर्ट है वो उतना बर्डन नहीं पड़ेगा, और हमारे केसेस भी जल्दी जल्दी निपटेंगे। और ट्रिब्यूनल का एक फायदा होता है कि इसमें बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, इसमें आप खुद जा सकते हैं, वकील की जरूरत नहीं पड़ती, जो जो भी मैटर है आप एक रिटन फॉर्म में ले जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं कहा जाता, ना बहुत ज्यादा ये खर्चीला होता है। तो इस तरह से जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की गई है कि जुडिशियल सिस्टम पे उतना भार ना पड़े, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। थोड़ा सा हम देखते हैं इन दोनों में अंतर। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम और ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है? जुडिशियल सिस्टम ये है, ये वाला कोर्ट वाला, ठीक है। तो जुडिशियल सिस्टम ये है, और ट्रिब्यूनल हमारा देखते हैं क्या है। तो जो जुडिशियल सिस्टम में जज होते हैं, जो जज होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल मेंबर मतलब इनको ज्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं होता, इनको ज्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं होता, इनको दूसरे मैटर का रहता है, जब न्याय वाय करने का वो सब ज्ञान रहता है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल में होते हैं इसमें जज भी होते हैं, जज भी होते हैं, और साथ में हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम पहुंची एनवायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, तो एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। उस ट्रिब्यूनल को बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि उसमें एक जज रहे,
जो न्याय प्रक्रिया वाले हैं, और एक दो मेंबर ऐसे हों जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। अब सपोज करो केस पहुंचा 2G स्पेक्ट्रम का, तो 2G स्पेक्ट्रम का पहुंचा तो कोशिश होगी कि एक जज तो उसमें रहे ही रहे, साथ में कुछ ऐसे एक्सपर्ट उसमें शामिल किए जाए जो क्या जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक का जानते हो, टेलीफोनिक वो चीज जानते हो, उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ट्रिब्यूनल इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि मतलब कोई अगर टेक्निकल फील्ड का भी कोई मामला पहुंचा है तो वो उसे सुलझा सके। क्लियर है? तो इस तरह से काफी बेनिफिट मिल रहा है अभी भी, जिसमें जज तो रहेंगे ही रहेंगे और साथ में और भी लोग रहेंगे। ठीक है, हेलो। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, वॉइस नहीं। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा स्टूडेंट? फर्स्ट हमने ये देखा कि जो जज होते हैं, इसमें जो जुडिशियल सिस्टम में जज हैं वो एक न्यायिक प्रक्रिया के जज ही होते हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल में होते हैं वो जज तो होते हैं, ये साथ में एक्सपर्ट भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के लोग होते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है इसका कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट गवर्न, मतलब ये होता है ना, इनके लिए कुछ नियम है। मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का मतलब एक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके उससे हट कर ही नहीं जा सकते, मतलब कुछ फिक्स है इनके लिए रूल्स कोड। लेकिन ये लोग ये थोड़ा सा डेविएट हो सकते हैं, इनको जहां जरूरत है वहां फॉलो करते हैं और चाहे तो इससे डेविएट हो सकते हैं। मतलब इनके लिए पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये बिल्कुल इस प्रक्रिया से ही चलें। अगर इनको लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर डेविएट होकर के कोई पॉइंट का डिसीजन लिया जा सकता है तो लोग ले सकते हैं। लेकिन जो जज वगैरह होते हैं वो अपना संविधान से ही चलते हैं, उनके जो रूल्स चलते हैं या फिर उनके जो एक प्रक्रिया बनाई गई है ना न्यायिक प्रक्रिया की, उसमें कुछ कोड लिखे होते हैं। कोड का मतलब जैसे कहा नहीं जाता 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुना दी जाती है, 307 के तहत आपको ये कर दिया जाता है, तो सब लिखा हुआ है ना कि इसके तहत ही आप ये जाएंगे, तो वो सब चीजों के तहत जाते हैं। ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं है। ट्रिब्यूनल में वो फॉलो, जहां पे इनको फॉलो करना होता है वो फॉलो करते हैं, जहां पे इन्हें जरूरत पड़ती है कि भाई ये थोड़ा सा इससे हटकर भी हमें निर्णय देना चाहिए, तो लोग उससे भी निर्णय दे सकते हैं ट्रिब्यूनल में। ठीक है ना? देखो, क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन था ट्रिब्यूनल को बनाने का? तो नहीं था। संविधान में हमारे ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये हमारी संविधान है, देखो ध्यान से, कितनी बढ़िया किताब है हमारी संविधान की। तो ये संविधान है, और इस संविधान में ट्रिब्यूनल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। ये ट्रिब्यूनल में लोग हैं, देखो ये जज बैठा हुआ है, ये एक्सपर्ट हैं ये लोग, बाकी एक जज है। ठीक है ना? तो इस तरह से, अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल 3 ही लोग होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। ठीक है ना? तो क्या हमारे संविधान में ये मेंशन था? तो हम कहेंगे नहीं, संविधान में मेंशन नहीं था। तो कैसे आया? तो एक कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, 1976 में, और इसने रिकमेंडेशन दिया। और आपको अगर याद हो तो कोई बता सकता है कि ट्रिब्यूनल कौन से पार्ट में है संविधान के? कौन सा पार्ट है जिसमें ट्रिब्यूनल है? अरे 4 में कहा है भाई, 4 में तो मूल कर्तव्य है, 4A में है वो भी। तुम लोग खत्म आदमी, सब सब पीछे का सब खत्म हो चुका है।
पार्ट 14A ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिप्शन पार्ट 14A में है, आर्टिकल 323A और 23B। तो 14A पार्ट को जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति ने मतलब 1976 में रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, इसको बनाने के लिए, और सरकार को रिकमेंडेशन दिया, ये रही सरकार, और सरकार ने ये बिल लेके आए। बताओ कहाँ लेके आए ये बिल? संसद दिख रहा है सबको, झंडा दिख रहा है संसद पे। अब वो अलग बात है कि ये ऐसे ही बना है, पूरा कलर वलर वाला झंडा नहीं है, मतलब एक नाम बस समझने के लिए। अब ये ना कह दो कि सर चक्र कहाँ है, सर तीनों कलर कहाँ है सर, तो ठीक है, तो संसद में बिल लाया गया है, ठीक है। अब जैसे वो संसद से पारित होगा, ठीक है, तो एक संशोधन, अब भाई ये जो पार्ट लाया गया तो संशोधन तो होगा ना, तो कौन सा संशोधन हुआ है? तो पार्ट 14A को कब जोड़ा गया? 47वें संविधान संशोधन के तहत। तो अब आपसे अगर हम पूछें कि ट्रिब्यूनल को किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया, तो आप कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे। कौन से पार्ट में जोड़ा गया? 14A। और आर्टिकल कौन से जोड़े गए? 323A और 323B, दो आर्टिकल जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन से? 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो 47वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो इतना है आज के लिए, हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डिटेल दे दिया आपको ट्रिब्यूनल के बारे में, कि ट्रिब्यूनल हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको स्वर्ण सिंह समिति के कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया है 1976 में, और संशोधन जो हुआ है वो 47वां संशोधन हुआ है, ठीक है ना। दो आर्टिकल जोड़े गए, 323A और 323B। और पार्ट कौन सा हमारा है? तो पार्ट है 14A। क्यों ट्रिब्यूनल लाए गए? क्योंकि हमारे कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हमने देखा कि बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, पैसे वगैरह बहुत खर्च होते हैं, डिले होता है। उससे बचने के लिए हमने ट्रिब्यूनल लाए हैं, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं, कुछ जज भी रहते हैं। तो ये जल्दी सुनवाई होती है, कम खर्चीला भी है, इस तरह से हम लोग को काफी बेनिफिट मिलता है ट्रिब्यूनल से, ठीक है ना। चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, काफी है, ठीक है। कल फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। बस आप लोग का पॉलिटी कुछ दिन में खत्म होने ही वाला है, ठीक है ना, अपना रिवाइज करते रहो।